हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कृषि वैली। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फ्रूट साइंस। और ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर ऑल एग्रीकल्चर एग्जाम्स लाइक IBPS AO, AAO, EFCO, NABARD एंड एक्सेट्रा। जो भी दूसरे और एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आज का जो वीडियो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करें पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं MCQ सेशन को। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ NRC फॉर सिट्रस इज। तो सिट्रस का जो NRC है वो कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस हैं वाराणसी, गुजरात, नागपुर, लखनऊ। यहाँ जो राइट आंसर होगा, पूछा गया है कि NRC फॉर सिट्रस कहाँ पर है। सिट्रस, अब सिट्रस यानी सिट्रस से आपको माइंड में याद रखना है संतरा, ऑरेंज। ठीक है, इंडिया में ऑरेंज कहाँ का फेमस है? नागपुर। ठीक है, ऑरेंज सिटी भी बोलते हैं नागपुर को, आपको पता होगा। नागपुर इज नोन एज ऑरेंज सिटी। ठीक है, तो नागपुर ऑप्शन सी है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी NRC फॉर सिट्रस इज लोकेटेड एट नागपुर। तो ये ध्यान रखना है। या NRC का मतलब क्या होता है? NRC स्टैंड्स फॉर नेशनल रिसर्च सेंटर। तो सिट्रस का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो लोकेटेड है नागपुर। स्टेट है यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र। ओके, बाकी अगर हम बात करें दूसरे जो पॉइंट्स यहाँ मेंशन हैं, दूसरे जो ऑप्शंस हैं, जैसे बात करते हैं वाराणसी जो यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है वाराणसी। वाराणसी मेनली फेमस है वेजिटेबल्स के लिए। यहाँ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, IIVR, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये आप नोट करो। गुजरात की बात करें तो गुजरात जो होता है, गुजरात का जो आनंद प्लेस है, आनंद, गुजरात की आनंद प्लेस में जो है NRC फॉर मैप है। NRC फॉर मैप, MAP, मैप। अब मैप यहाँ पे नक्शा नहीं है, मैप का यहाँ पे मतलब है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ओके, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज लोकेटेड एट आनंद, गुजरात। नागपुर की अभी मैंने आपको बताया, नागपुर में है हमारा NRC फॉर सिट्रस। सिट्रस का जो NRC है वो हमारा नागपुर में है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ भी हमारा इम्पोर्टेंट है। लखनऊ में हमारा क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, फ्रूट क्रॉप्स का है, तो उसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट थे। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा था NRC फॉर सिट्रस कहाँ पर है, तो NRC फॉर सिट्रस इज लोकेटेड एट नागपुर। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो महाराष्ट्र के हैं, क्योंकि नागपुर में सिचुएटेड है, नागपुर यानी महाराष्ट्र। इसके अलावा नागपुर के अलावा जो महाराष्ट्र में एक और प्लेस फेमस है पूना। ठीक है, तो पुणे में जो है क्या चीज़ है? पुणे में किसका NRC है? तो पुणे में है ग्रेप्स का NRC। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, NRC फॉर ग्रेप्स अगर पूछा जाएगा, अंगूर का जो NRC है वो है पुणे, महाराष्ट्र में। ये पॉइंट भी नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है, विच फ्रूट क्रॉप कॉल्ड किंग ऑफ एरिड फ्रूट। तो एरिड फ्रूट का किंग किसको कहा जाता है? ऑप्शंस आर कोकोनट, करोंदा, डेट पाम, बेर। यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है, किंग ऑफ एरिड फ्रूट की बात हो रही है तो ये हमारा होता है बेर। ठीक है, तो बेर जो है हमारा किंग ऑफ एरिड फ्रूट क्रॉप है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बेर होता है, बेर को एक और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बेर ऑल्सो नोन एज पुअर मेंस फ्रूट, पुअर मेंस फ्रूट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, गरीबों का फल। ठीक है, तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट नेम है बेर का ही, और साथ में किंग ऑफ एरिड फ्रूट क्रॉप में आता है। ठीक है, बेर का अगर हम बात करें तो बेर हमारा ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप होता है। ये बेसिकली जो सब ड्राई एरियाज़ होते हैं गुजरात, राजस्थान का, वहाँ पे जनरली इसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है। यहाँ पे हम बेर को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेर इज़ नोन एज किंग ऑफ एरिड फ्रूट एज वेल एज पुअर मेंस फ्रूट। अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो बेर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? बेर का साइंटिफिक नेम होता है जिजीफस मॉरिशियाना, जिजीफस मॉरिशियाना।
साइंटिफिक नेम है बेर का जिजिफस मॉरिशियाना। फैमिली इसकी क्या हो रहेगी, तो फैमिली इसकी होती है रैमनेसी, रैमनेसी। तो रैमनेसी फैमिली को बिलोंग करता है बेर। साइंटिफिक नेम है जिजिफस मॉरिशियाना, फैमिली है इसकी रैमनेसी। और अगर हम बेर का फ्रूट टाइप की बात करें तो इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है ड्रूप। ठीक है, इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है ड्रूप। और इसका ये जनरली नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होता है, ये भी ध्यान रखना है। बेर एक तरह का नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट क्रॉप होता है। ठीक है, नॉन क्लाइमेटिक में जैसे लीची, सिट्रस, बेर भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट क्रॉप में आता है। इसके अलावा बेर का इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखना है कि इट इज़ हार्डली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप। ये जो है हार्डली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप में काउंट होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हैवीली प्रून होता है, सबसे ज़्यादा हैवीली प्रून क्रॉप में काउंट होता है बेर। ये भी याद रखना है। इसमें जो प्रूनिंग होती है ड्राई सीज़न में होती है, जब अप्रैल मई वाला टाइम चलता है ना, ड्राई सीज़न वाला, उस टाइम पे इसमें प्रूनिंग होती है। बहुत ज़्यादा हैवीली ड्रास्टिक प्रूनिंग होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस फ्रूट क्रॉप में सबसे ज़्यादा हैवी ड्रास्टिक प्रूनिंग होती है, द आंसर इज़ बेर। इसके अलावा जो बेर है इम्पॉर्टेंट है, इसमें वेराइटीज़। बेर में जो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं वो है दो वेराइटीज़, गोला वैरायटी और एक है उमरान। ये दो वैराइटीज़ जो है बहुत ज़्यादा फेमस हैं क्वेश्चन पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गोला जो वैरायटी है ये जो है इसकी स्पेशलिटी ये है कि अर्ली ड्यूरेशन वैरायटी है, ये याद रखना है। गोला इज़ द अर्ली वैरायटी ऑफ बेर और उमरान जो है ये लेट वैरायटी है, लेट मैच्योरिंग वैरायटी है बेर की। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है वो है पाउडरी मिल्ड्यू, याद रखना है। पाउडरी मिल्ड्यू इसकी इम्पॉर्टेंट मेजर डिसीज़ है। और इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो यहाँ पे फ्रूट फ्लाई यहाँ पे मेजर इंसेक्ट पेस्ट होता है बेर का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर मेनली डील्स इज होगा, द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर मेनली डील्स विद फ्रूट क्रॉप्स। तो फ्रूट क्रॉप के साथ कौन सी ब्रांच डील करती है? ऑप्शंस हैं पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर। राइट आंसर यहाँ पे होगा, फ्रूट क्रॉप्स की बात हो रही तो ऑप्शन ए पोमोलॉजी इज द राइट आंसर। पोमोलॉजी जो कि एक लैटिन ग्रीक वर्ड है, आप याद रखो, ये लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर में हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। ओलैरिकल्चर की बात करें तो ओलैरिकल्चर में हम वेजिटेबल्स के साथ डील करते हैं, साइंस ऑफ वेजिटेबल्स। और बॉरीकल्चर में हम क्या करते हैं, बेसिकली ऑर्नामेंटल पर्पस होता है। इसमें क्या होता है कि हम इसमें सब प्लांट्स लाइक श्रब्स, ठीक है, इन सब प्लांट्स जो होते हैं ऑर्नामेंटल पर्पस में हमारे, उन सब की स्टडी या उन सब को जो जहाँ पे लोकेटेड होते हैं दैट इज़ नोन एज अर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटरनेस इन आंवला फ्रूट। आंवला फ्रूट में जो बिटरनेस होती है, कड़वापन आता है आंवला में, वो किसकी वजह से आता है? ऑप्शंस आर क्यूरसेटीन, सोलैनिन, पॉलीफिनॉल्स, एंथोसियानिन। ठीक है, तो आंवले की जो बिटरनेस होती है वो दो चीज़ों की वजह से आती है। एक तो होते हैं पॉलीफिनॉल्स, पॉलीफिनॉल की वजह से बिटरनेस क्रिएट होती है। इसके अलावा प्लस टैनिन्स भी होते हैं। ठीक है, तो आंवला में जो बिटरनेस होती है वो पॉलीफिनॉल और टैनिन्स दोनों से मिलकर होती है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी यानी पॉलीफिनॉल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, दोनों कंपाउंड का नाम आपको याद होना चाहिए। पॉलीफिनॉल एंड टैनिन्स के मिलके आंवला क्रॉप में बिटरनेस कॉज करते हैं। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, क्यूरसेटीन क्या होता है? क्यूरसेटीन एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो ऑनियन में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यूरसेटीन जो होता है ये ऑनियन में येलो कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, याद रखना, जो येलो कलर की ऑनियन होती है, पीली प्याज जो होती है, उसमें जो पीलापन होता है वो क्यूरसेटीन की वजह से होता है। सोलैनिन की बात करें तो नाम समझ में आ रहा है, सोलैनिन यानी सोलिनेशियस क्रॉप्स में मिलता है ये। ठीक है, तो जितने भी हमें सोलिनेशियस क्रॉप्स होते हैं, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, उनमें पाया जाता है। ठीक है, पॉलीफिनॉल्स पता है आपको, पॉलीफिनॉल्स आंवला में मेनली बिटरनेस कॉज करता है। एंथोसियानिन की बात करें तो एंथोसियानिन एक पिगमेंट होती है जो मेनली रेड या फिर रेडिश पर्पल
पर्पल कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और एंथोसियानिन किस में पाया जाता है, मेनली एप्पल का कलर जो लाल होता है वो एंथोसियानिन की वजह से होता है, ठीक है। ब्रिंजल का जो पर्पलिश कलर होता है उसमें भी एंथोसियानिन मौजूद है। और जो लाल रंग की गाजर होती है, कैरेट, ठीक है, ऑरेंज कलर की, दो तरह की गाजर होती हैं, ठीक है। कैरेट इज ऑफ टू टाइप, दो रंग में अवेलेबल होती हैं, रेड एंड ऑरेंज वन। तो लाल रंग की जो होती है रेड वन, इट इज़ कंटेनिंग एंथोसियानिन, उसका जो रेड कलर होता है इट इज़ ड्यू टू एंथोसियानिन। और जो ऑरेंज कलर वाली कैरेट होती है इट इज़ ड्यू टू कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, pruning is a removal of undesirable plant parts to obtain qualitative yield. Which pruning method mostly adopted in India for grape cultivation? ठीक है, बात कर रहे हैं प्रूनिंग की। प्रूनिंग में हम क्या करते हैं, अनडिज़ायरेबल प्लांट पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं। अनडिज़ायरेबल प्लांट पार्ट्स का मतलब है, सपोज हमने प्लांट ग्रो करा है, उसमें बहुत ज़्यादा बुशी अगर हो गया है, लाइक बहुत सारी ब्रांचेस ग्रो हो गई हैं और ओवर क्राउडिंग हो रही है, उस टाइम पे हम उस ओवर क्राउडिंग जो ब्रांचेस उनको रिमूव करेंगे ताकि हमको क्वालिटेटिव यील्ड ऑब्टेन हो, यानी हमें जो भी फ्रूट्स ऑब्टेन हो वो सब क्वालिटी के हो, ठीक है। क्वेश्चन भी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि विच प्रूनिंग मैथड मोस्टली अडॉप्ट इन इंडिया फॉर ग्रेप कल्टीवेशन। अंगूर के कल्टीवेशन के लिए कौन सा प्रूनिंग मेथड जो है मोस्टली अडॉप्ट किया जाता है। यहाँ पे शब्द देखना, मोस्टली पूछा है, मोस्टली अडॉप्ट करा जाता है। ऑप्शंस हैं हैड सिस्टम, बोवर सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली मेथड है प्रूनिंग का जो ग्रेप कल्टीवेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ बोवर सिस्टम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बोवर सिस्टम है। याद रखना है आपको, अंगूर में यानी ग्रेप्स में सबसे ज़्यादा कॉमनली जो मेथड यूज़ होता है फॉर प्रूनिंग पर्पस, दैट इज़ बोवर सिस्टम। बोवर सिस्टम का एक नाम और है, दैट इज़ पंडाल मेथड या पंडाल सिस्टम, ठीक है। तो बोवर सिस्टम ऑल्सो नोन एज पंडाल सिस्टम, और ये बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें तो पहला है हैड सिस्टम। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं तीनों के तीनों ही हमारे प्रूनिंग मेथड हैं, याद रखना है, तीनों ही हमारे प्रूनिंग मेथड्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं किस क्रॉप में, ग्रेप्स में, ठीक है। ये याद रखना है आपको, अंगूर में ही हम यूज़ करते हैं तीनों, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मोस्टली अडॉप्ट जो करते हैं वो बोवर सिस्टम को करते हैं या फिर पंडाल सिस्टम को करते हैं, दोनों ही एक हैं, बोवर पंडाल। बाकी सिस्टम की अगर बात करें, हेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो हेड सिस्टम मेनली सुटेबल होता है फॉर लेस विग्रस कल्टीवार, यानी अंगूर की जो ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा विग्रस नहीं होती, बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ी नहीं होती, स्मॉल साइज़ की होती, उन कल्टीवार के लिए हम हेड सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल होता है ऑपरेट करना और बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि विग्रस कल्टीवार में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो छोटे स्मॉल वैरायटीज़ होती हैं उनमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हेड। बोवर सिस्टम मेनली बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है, इसको पंडाल मेथड भी बोलते हैं। टेलीफोन सिस्टम इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, ये मेनली टेलीफोन सिस्टम जो होता है ये मेनली सुटेबल होता है फॉर विग्रस कल्टीवार, जो हमारे बहुत ज़्यादा ग्रोथ जिनमें होती है, विग्रस कल्टीवार्स जो होती हैं, विग्रस वैराइटीज़, उनमें हम यूज़ करते हैं टेलीफोन, और जो स्मॉल कल्टीवार होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं हेड सिस्टम। टेलीफोन सिस्टम की बात करें तो टेलीफोन सिस्टम का भी एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं 6 केन सिस्टम। टेलीफोन वाले मेथड को हम बोलते हैं 6 केन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिट्रस डाईबैक एंड लिटिल लीफ। तो सिट्रस में कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी डिफिशिएंसी से सिट्रस में डाईबैक और लिटिल लीफ हो जाता है, यानी सिट्रस डाईबैक करने लगता है, यानी ऊपर की तरफ से पेड़ सड़ने लगता है और उसमें पत्ते भी छोटे हो जाते हैं, लिटिल लीफ होती है। तो कौन सा न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी होती है, वो बोरोन, कॉपर, जिंक, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सिट्रस में जो ये प्रॉब्लम होती है, सिट्रस डाईबैक या सिट्रस की लीफ छोटे हो जाते हैं बेसिकली। अगर बात करें लिटिल लीफ की, अगर हम बात करते हैं लिटिल लीफ यानी छोटे पत्ते हो जाते हैं। जनरली जो होती है लिटिल लीफ यानी प्रॉब्लम जो होती है छोटे पत्तों की, ये मेनली होती है ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स में देखा गया है कि जिंक की डेफिशिएंसी के कारण पत्ते छोटे हो रहे हैं, लेकिन सिट्रस के केस में ऐसा नहीं होता। सिट्रस के केस में अगर हम बात करें तो जो भी हमारे सिट्रस क्रॉप्स होते हैं उनके केस में लिटिल लीफ होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर।
ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ कॉपर। ठीक है, तो याद रखना है आपको, सिट्रस में जो डाईबैक होता है और जो लीव्स छोटे हो जाते हैं, ये सब होता है कॉपर की डिफिशियंसी के कारण, इम्पॉर्टेंट है सिट्रस में। बाकी बात करें बोरोन, तो बोरोन एक ऐसा न्यूट्रेंट है जिसकी वजह से मेनली हमारे फ्रूट्स में क्रैकिंग आती है। जैसे हम बात करें एप्पल और पोमीग्रेनेट, अनार, ठीक है, एप्पल और पोमीग्रेनेट में फ्रूट्स में जो क्रैकिंग आती है वो बोरोन की कमी से आती है। ठीक है, और एक और होता है अंगूर की, अगर हम बात करें ग्रेप्स में डिसऑर्डर हो जाता है हैन एंड चिकन डिसऑर्डर। अंगूर में जो हैन एंड चिकन डिसऑर्डर होता है वो भी बोरोन की कमी के कारण ही होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एप्पल में फ्रूट क्रैकिंग, पोमीग्रेनेट की फ्रूट क्रैकिंग किससे होती है, तो बोरोन। हैन एंड चिकन डिसऑर्डर किससे रिलेटेड है, तो हैन एंड चिकन डिसऑर्डर ग्रेप से रिलेटेड है। क्यों होता है, बोरोन की कमी से होता है। कॉपर की कमी से हमने देखा, कॉपर की कमी से सिट्रस में डाईबैक और लिटिल लीफ हो जाता है। जिंक की बात करें तो जिंक में आपको पता होगा खैरा डिसीज़ एक्चुअली में कोई डिसीज़ नहीं है, राइस में लगता है हमारा। खैरा डिसीज़ जो होता है जिंक की कमी से हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमारे मेज़ होती है, मक्का में वाइट बर्ड हो जाता है। ठीक है, तो मेज़ में जो वाइट बर्ड होता है वो भी जिंक की कमी से हो जाता है। इसके अलावा अगर नॉर्मल पूछा जाता आपसे, अगर इन जनरल आपसे पूछा जाता कि इन जनरल लीफ में किसी भी प्लांट में लिटिल लीफ किसकी वजह से होता है, तो वो भी जिंक की कमी से होता है, लेकिन सिट्रस एक्सेप्शन है थोड़ा, तो ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर रिलेटेड विथ फ्रूट। तो ये अभी मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट इससे पिछले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 बताया कि हैन एंड चिकन डिसऑर्डर जो है किस फ्रूट क्रॉप में लगता है। बिल्कुल नहीं सोचना है, आंसर हो जाएगा ग्रेप्स। अंगूर में ये डिसऑर्डर लगता है, किसकी कमी से लगता है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ बोरोन। बोरोन की कमी से ये हैन एंड चिकन डिसऑर्डर जो है ग्रेप्स में लग जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है, विच फ्रूट हैज़ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फाइबर। सबसे अधिक मात्रा में, हाईएस्ट अमाउंट में फाइबर किस फल में मिलता है। ऑप्शंस ऑफ फिग, वॉलनट, एप्पल, ग्रेप्स। तो सबसे ज़्यादा फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फाइबर मिलता है फिग में। ध्यान रखना है, सबसे हाईएस्ट अमाउंट में जो फाइबर मिलता है वो पाया जाता है फिग में। तो फिग में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा गुआवा। तो फिग फर्स्ट पोजीशन पे है और गुआवा सेकंड पोजीशन पे है, फिग आई मीन फाइबर के मामले में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे फाइबर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा फाइबर किस में है, तो याद रखना है फाइबर सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको फिग एंड गुआवा। अगर हम बात करें जनरल ओवरऑल सारे न्यूट्रिएंट्स का, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विटामिन ए से। तो जो विटामिन ए है जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, सबसे ज़्यादा सेम हम वेजिटेबल्स की जब वीडियो लेकर आएंगे तो वेजिटेबल में हम ये सारे जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये हम वेजिटेबल में बाद में डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो है मेनली फ्रूट क्रॉप से रिलेटेड है, तो आज हम फ्रूट क्रॉप का ही डिस्कस करेंगे। तो विटामिन ए का अगर हम डिस्कस करें, जिसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस फ्रूट में मिलेगा आपको, मैंगो में, और सेकंड है पपाया। ये आपको ध्यान रखना है। अगर विटामिन ए का पूछा जाता है यहाँ पे कि हाईएस्ट विटामिन ए किस में है, दैट इज़ मैंगो में। विटामिन बी1 की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बी1 का साइंटिफिक नेम थायमिन होता है, याद रख लो। सबसे ज़्यादा विटामिन बी1 यानी थायमिन मिलेगा आपको कैश्यू नट में, जिसको आप हिंदी में काजू बोलते हो। ठीक है, काजू में, और उसके बाद सेकंड है वॉलनट। विटामिन बी2 में आ जाते हैं। विटामिन बी2 यानी राइबोफ्लेविन सबसे ज़्यादा मिलता है आपको बेल में। भगवान शिव को हम बेल चढ़ाते हैं, उसमें ही सबसे ज़्यादा विटामिन बी2 होता है बेल में। सेकंड होता है हमारा पपाया। इसके बाद बात करते हैं विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है क्योंकि ये यूज़ होता है एज एंटीऑक्सीडेंट। याद रखना, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन है जो एज एंटीऑक्सीडेंट यूज़ हो रहा है, उसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से फ्रूट में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, दैट इज़ बार्बाडोस चेरी। बार्बाडोस चेरी के बाद आंवला। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है बार्बाडोस चेरी में।
तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन डिस्कस हुए। अब इसके अलावा और भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं हमको किशमिश जो होती है ना, जो हमारे ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स को ड्राई करते हैं, सन ड्राई करके जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ रेजिन्स। ठीक है, किशमिश बोलते हैं इसको, किशमिश। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आता है हमारा डेट पाम। डेट पाम में नेक्स्ट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रोटीन पढ़ लेते हैं एक बार, प्रोटीन किस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है? तो प्रोटीन हमारे होते हैं कैश्यू नट में, काजू। इससे पहले हमने कैश्यू नट किस में पढ़ा था? विटामिन B1। याद रखना, विटामिन जो हमारा विटामिन B1 है और प्रोटीन है, ये सबसे ज़्यादा कैश्यू नट में पाया जाता है। ठीक है, फैट की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा फैट किस में मिलेगा? तो वो आपको मिलता है वॉलनट में। ठीक है, ये वॉलनट आपने मोस्टली नॉर्मली जो प्रसाद होता है, ठीक है, प्रसाद में आपने देखा होगा वॉलनट मिलता है, उसमें सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट होता है। फाइबर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन फाइबर से था, सबसे ज़्यादा फाइबर आपको मिलता है फिग, सेकंड गुआवा। इसके अलावा हम बात करते हैं फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मिलता है बादाम में, आलमंड में, ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं आयरन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन की। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयरन किस में मिलता है? और अभी रिसेंटली कुछ एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन बना था कि कौन सा फ्रूट है जो आयरन में रिच है। वहाँ फ्रूट क्रॉप्स के नाम दिए गए थे और वहाँ पे आपको आंसर देना था। राइट आंसर हो जाएगा करौंदा। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको टिप्स में याद होने चाहिए कि आयरन सबसे ज़्यादा कौन से फ्रूट में मिलेगा, दैट इज़ करौंदा। करौंदा में भी ड्राई करौंदा होना चाहिए, फ्रेश वाले में नहीं होगा। ड्राई करौंदा में सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है। और लास्ट है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी हाई होती है? तो वो है हमारा वॉलनट। याद रखो, वॉलनट भी हमने 2 जगह पढ़ा है। वॉलनट में सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट होता है और सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू भी वॉलनट की होती है। इससे पहले हमने कैश्यू नट भी देखा था, कैश्यू नट में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है और इसके अलावा विटामिन B1, थायमिन। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए फ्रूट क्रॉप में। क्वेश्चन था फाइबर सबसे ज़्यादा किस में? तो दैट इज़ आंसर हो जाएगा फिग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच फ्रूट इज़ रिच सोर्स ऑफ थायमिन? फिग, वॉलनट, बेल, कैश्यू नट। तो अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेते सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, विटामिन के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि रिच सोर्स ऑफ थायमिन। अब सबसे पहले तो आपको तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये थायमिन। तो सबसे पहले आपको थायमिन पता होना चाहिए। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन 8th में ही डिस्कस करा है। विटामिन है ये हमारा इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ विटामिन B1। तो विटामिन B1 को ही हम थायमिन बोलते हैं। और थायमिन सबसे ज़्यादा किस फ्रूट क्रॉप में पाया जाता है? आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ कैश्यू नट। जो हमारा काजू होता है ना, याद रखना है काजू। ठीक है, काजू में 2 चीज़ मैंने आपको बताई थी। हमारा जो काजू होता है उसमें विटामिन B1 सबसे ज़्यादा होता है और दूसरा हमारा मैंने आपको बताया प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन B1 यानी थायमिन और प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपको कैश्यू नट में मिलेगा। तो क्वेश्चन में आपसे थायमिन पूछा है, थायमिन का मतलब है सीधा सीधा विटामिन B1 पूछा गया है आपसे। बाकी की बात करें ऑप्शंस में, फिग में अभी मैंने आपको बताया फिग में सबसे ज़्यादा आपको मिलता है फाइबर। वॉलनट में मैं आपको बता दूं वॉलनट की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है। इसके अलावा फैट कंटेंट में भी वॉलनट सबसे आगे है। और ऑप्शन सी है हमारा बेल। बेल भगवान शिव को जो हम चढ़ाते हैं, इसमें होता है सबसे ज़्यादा विटामिन B2। सबसे ज़्यादा विटामिन B2 जो होता है वो बेल में होता है। और विटामिन B2 का मतलब होता है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रूनिंग मेथड यूज्ड फॉर फ्रूट्स कल्टीवेशन? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इंपॉर्टेंट जो है प्रूनिंग मेथड है जो हम फ्रूट्स को कल्टीवेट करने के लिए यूज़ करते हैं? निफिन सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम, नॉचिंग, पंडाल सिस्टम। तो याद रखना आपसे प्रूनिंग का सिस्टम पूछ रहा है, ठीक है, ना कि ट्रेनिंग। अगर पहला ऑप्शन देखिए निफिन सिस्टम, निफिन सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं किस क्रॉप में करते हैं? आंसर इज़ ग्रेप्स, अंगूर में हम करते हैं। पर ये हम अंगूर में यूज़ तो करते हैं पर ये प्रूनिंग सिस्टम नहीं है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग सिस्टम है। ये तो ट्रेनिंग सिस्टम होता है। और निफिन
को हम 4 केन सिस्टम के नाम से जानते हैं। 4 केन सिस्टम, टेलीफोन अगर होता, अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, टेलीफोन सिस्टम को 6 केन बोलते हैं और निफिन को 4 केन। ओपन सेंटर सिस्टम, ये भी हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है। फिर आता है नॉचिंग। पंडाल तो अभी हमने पीछे पढ़ा, पंडाल का ही दूसरा नाम बोवर होता है, ठीक है, बोवर, ये भी हम अंगूर में यूज़ करते हैं। निफिन हम अंगूर में यूज़ करते हैं, पंडाल भी हम अंगूर में ही यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग मेथड है। प्रूनिंग नहीं है, बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी जो है नॉचिंग, नॉचिंग हमारा इम्पॉर्टेंट प्रूनिंग ऑपरेशन है। क्वेश्चन में प्रूनिंग ही पूछा था, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ए वाला हमारा ट्रेनिंग है, ये वाला ट्रेनिंग है, और लास्ट ऑप्शन पंडाल बोवर ये भी हमारा ट्रेनिंग मेथड में आते हैं। प्रूनिंग मेथड में आता है हमारा नॉचिंग। प्रूनिंग होता है क्या है, अभी हमने देखा था प्रूनिंग की डेफिनेशन क्या होती है। प्रूनिंग का मतलब होता है प्लांट्स के जो अनडिज़ायरेबल पार्ट्स होते हैं जैसे कि शूट, रूट, बर्ड्स, इन सबको प्रून करना। प्रून करने का मतलब तो उन सबको रिमूव कर देना, दैट इज़ कॉल्ड प्रूनिंग। प्रूनिंग हम करते हैं कब, लेटर स्टेज में, लेटर स्टेज में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग का अंतर। ट्रेनिंग स्टार्टिंग में करी जाती है प्लांट्स में और प्रूनिंग लेटर स्टेज में करी जाती है। और प्रूनिंग का मेन मकसद जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है, दैट इज़ टू ऑब्टेन हाई यील्ड। फ्रूट्स की जो अच्छी यील्ड है, क्वालिटेटिव यील्ड, वो ऑब्टेन हो, इसलिए हम प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। प्रूनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है नॉचिंग। ओके, नॉचिंग में क्या होता है, नॉचिंग हम किस फ्रूट क्रॉप में करते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। नॉचिंग हम करते हैं फिग में, फिग, ठीक है, फिग जिसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। फिग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना, फिग, FIG, फिग को हिंदी में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉचिंग समझते हैं। नॉचिंग जो हम करते हैं फिग में करते हैं। नॉचिंग एक प्रूनिंग मेथड है, याद नहीं, प्रूनिंग है जो कि हम करते हैं फिग में। और आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करना है कि कमेंट करके बताना है कि फिग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है फिग, इसमें सबसे ज़्यादा आपको फाइबर मिलता है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। नॉचिंग की अगर मैं बात करूँ तो नॉचिंग एक तरह की प्रूनिंग मेथड होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी बर्ड होती है उसको हम पिंच आउट कर देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एक नॉच बना देते हैं। नॉचिंग का मतलब एक नॉच बना देते हैं अबव द बर्ड, ठीक है। जो भी हमारी बर्ड्स होती हैं उन बर्ड्स के ऊपर की साइड पे हम एक नॉच बना देते हैं, दैट इज़ नोन एज नॉचिंग। और ये हम करते हैं फिग में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिग को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको कमेंट करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेआउट ऑफ ऑर्चिड, ठीक है, बगीचा, विच लेआउट ऑफ ऑर्चिड कंप्राइजेज ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ प्लांट्स दैन स्क्वायर मेथड। तो ये हमारे जो लेआउट वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेआउट से क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूछा गया कि कौन सा लेआउट है जिसमें ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाते हैं, दुगने प्लांट्स आ जाते हैं, अगर हम उसकी तुलना कंपेयर करें स्क्वायर मेथड से। स्क्वायर मेथड आपको याद होगा सबसे आसान मेथड और सबसे फेमस पॉपुलर मेथड जो है क्रॉप्स को प्लांट करने का, वो स्क्वायर मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसा हमारा स्क्वायर होता है, ये रहा स्क्वायर, ये ऐसा बनता है स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे हम प्लांट्स को लगा देते हैं। और अगर हम स्क्वायर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट खासियत है इस मेथड की। लेकिन अगर हम इसी मेथड को कंपेयर करें कौन से मेथड से जिसमें डबल नंबर ऑफ प्लांट्स आ सकते हैं, ऑप्शंस हैं रेक्टेंगुलर मेथड यानी रेक्टेंगुलर सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिस्टम, क्विंकस सिस्टम। सही आंसर जो यहाँ पर है ऑप्शन डी है, दैट इज़ क्विंकस सिस्टम। अब क्विंकस सिस्टम ना होता क्या है, एक्चुअल में ये स्क्वायर को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। कैसे करा है, जैसे एक हमारा स्क्वायर ये है, ठीक है, ऐसे ही एक हमारा स्क्वायर नीचे भी होगा, ठीक है। ऐसे हमने बहुत सारे स्क्वायर्स बना रखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि सब ये यहाँ पे कॉर्नर्स में हमने प्लांट्स लगाए हैं, इस कॉर्नर में प्लांट हमने लगा दिया, तो कॉर्नर्स में हमने राइट एंगल में एकदम प्लांट्स लगाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्विंकस में क्या होता है कि इनके बीच में एक प्लांट हमें को फिल करना होता है। चेंज कर लेते हैं कलर,
ठीक है। तो बीच में भी हमने प्लांट यहाँ फिल कर दिया है। ये बीच में जो हमने प्लांट दो स्क्वायर्स के इधर मिड में जो स्क्वायर मिड पोजीशन में जो हमने डॉट बनाया, ये यहाँ पे भी हम एक पेड़ लगाएंगे और इस वाले प्लांट को जो सेंटर में लगेगा इसको हमने नाम दिया है फिलर। क्या नाम दिया है? फिलर क्रॉप। फिलर क्रॉप्स जनरली हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कम ड्यूरेशन की हो और इजी टू ग्रो हो, जिनकी हाइट भी ज़्यादा ना हो। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल पपाया, बनाना, इस तरह की जो क्रॉप्स होते हैं जो ज़्यादा हाइट के नहीं होते, इजी टू ग्रो होते हैं, जैसे पपाया, बनाना, ये हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फिलर क्रॉप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने क्या कर रहा है, इस मेथड में, इस मेथड को ही हम क्विंकंग सिस्टम बोलते हैं और डायगोनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ डायगोनल्स बन रही है ना, ऐसे ऐसे इस तरह की डायगोनल भी बन रही है, तो दैट इज़ वाई इसको हम डायगोनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो जल्दी से पॉइंट आप नोट कर लो। सबसे पहले तो आप याद रखो कि कौन सा ऐसा सिस्टम है, लेआउट है, जिसमें डबल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाते हैं। अगर हम उसको स्क्वायर मेथड से कंपेयर करें तो वो है हमारा क्विंकंग सिस्टम। क्विंकंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो क्विंकंग सिस्टम जो होता है ये स्क्वायर सिस्टम को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर्स के बीच में एक फिलर क्रॉप लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा अगर हम लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्क्वायर के मुकाबले जस्ट डबल नंबर ऑफ प्लांट्स इसमें आ जाएंगे। क्योंकि क्विंकंग सिस्टम में सेंटर में फिलर प्लांट लगता है, तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो डायगोनल्स लाइन बनती हैं, इसलिए क्विंकंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज डायगोनल सिस्टम। इसको हम डायगोनल सिस्टम भी बोलते हैं। और साथ साथ में इसमें सेंटर में फिलर प्लांट लगता है, तो इसलिए इसका नाम फिलर सिस्टम भी हो गया है। ठीक है, तो एक ही चीज़ है, नाम देखो कितने सारे थे, क्विंकंग्स, डायगोनल एंड फिलर सिस्टम। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Meadow system is ultra low spacing method of fruits cultivation. From where this method originated? Options USA, New Zealand, China, Israel. क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि मीडो सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें हम फ्रूट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है वो अल्ट्रा लो स्पेसिंग वाला मेथड है, यानी इसमें जो हम प्लांट्स की जो दूरी होती है, एक प्लांट ये रहा और एक प्लांट ये रहा, तो उनके बीच की जो नॉर्मल दूरी होती है रो टू रो, और दूसरा प्लांट टू प्लांट की जो दूरी रहती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। कितनी होती है? बहुत ज़्यादा रिड्यूस करनी होती है, तभी तो नाम है अल्ट्रा लो। लो माने होता है कम और अल्ट्रा लो माने बहुत कम। ठीक है, तो दो प्लांट्स की जो रो टू रो, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है, जब वो बहुत लो हो जाती है, उस वाले इस मेथड को बोलते हैं मीडो सिस्टम। ठीक है, ये हम जनरली फ्रूट क्रॉप्स को कल्टिवेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कौन सा कौन सी प्लेस है, किस कंट्री से ये मेथड ओरिजिनेट हुआ था, मीडो वाला। ठीक है, मीडो सिस्टम जो है किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, दैट इज़ इज़राइल। ठीक है, तो इज़राइल को आपने बहुत फेमस कर रखा है ड्रिप इरिगेशन के लिए। आपसे ड्रिप इरिगेशन से ही क्वेश्चन बनना, अगर यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन से पूछा जाता है कि ड्रिप इरिगेशन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो याद सबको होता है इज़राइल। ठीक है, तो इज़राइल बहुत फेमस है ड्रिप इरिगेशन के लिए। साथ साथ में आपको याद भी रखना होगा कि इज़राइल में मीडो सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था। मीडो सिस्टम की अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे हम जो नॉर्मल प्लांट टू प्लांट रो टू रो स्पेसिंग होती है फ्रूट क्रॉप्स में, उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, तभी हम उसको अल्ट्रा लो स्पेसिंग मैथड के नाम से भी जानते हैं, और ये इज़राइल में ओरिजिनेट हुआ था। ओके, ये मैथड मेनली हम जब इंडिया में अप्लाई करे थे, ठीक है, तो हमने फर्स्ट टाइम इंडिया में जब इस मेथड को अप्लाई करा मीडो सिस्टम को, तो इंडिया में हमने अप्लाई करा था गुआवा में। याद रखना है आपको, इंडिया में सबसे पहली बार ये मेथड अप्लाई हुआ था गुआवा क्रॉप में। और इसको कहाँ पे अप्लाई करा था, यानी इसको कहाँ पे फॉलो हुआ था सबसे पहले, ये हुआ था CISH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो कि हमारा है लखनऊ में, लखनऊ यूपी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया में फर्स्ट टाइम ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था मेथड मीडो सिस्टम। वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में इज़राइल ने इसको ओरिजिनेट करा है, और अपने इंडिया में सबसे पहले इसको वर्क में लेकर आया था CISH लखनऊ यूपी, जिन्होंने सबसे पहली बार गुआवा को ग्रो करा था। अब क्योंकि इसका नाम है अल्ट्रा लो स्पेसिंग, तो नॉर्मल जो गुआवा की स्पेसिंग होती है, अब आपको थोड़ा स्पेसिंग का आइडिया होना चाहिए कि गुआवा की नॉर्मल स्पेसिंग जो होती है वो कितनी होती है। तो हमारा जो गुआवा होता है, अमरूद, गुआवा की नॉर्मल स्पेसिंग जो रहती है वो कितनी होती है, अबाउट
6x6 मीटर होती है, ठीक है। रो टू रो, प्लांट टू प्लांट 6x6 मीटर में हम ग्रो करते हैं अमरूद को। लेकिन ये जो हमारा मीडो सिस्टम है, जिसको हम अल्ट्रा लो स्पेसिंग मेथड बोलते हैं, इसमें जो ये 6x6 मीटर की जो स्पेसिंग है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और जब हमने गुआवा को मीडो ऑर्चिड सिस्टम के थ्रू हमने ग्रो करा, यानी जो उसकी स्पेसिंग थी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, दैट इज़ 2x1 मीटर, ठीक है। तो यानी रो टू रो 2 थी और प्लांट टू प्लांट 1 मीटर हमने मेंटेन करी थी, ठीक है। लेकिन नॉर्मल इन जनरल आपसे पूछा जाएगा कि अगर गुआवा को नॉर्मल किस स्पेसिंग में ग्रो करते हैं, दैट इज़ 6x6, लेकिन जो मीडो ऑर्चिड सिस्टम था यानी अल्ट्रा लो स्पेसिंग वाला, उसमें 2x1 में। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज़ हाईएस्ट TSS परसेंटेज वैल्यू। TSS परसेंटेज का मतलब होता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। तो किस प्रोडक्ट का टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स है वो सबसे ज़्यादा हाई है। ऑप्शंस आपके पास हैं जैम, जेली, मुरब्बा, लास्ट कैंडी। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट TSS किसका है, हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा। तो एक बार हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले है हमारा जैम। जैम का TSS कितना होता है? जैम का TSS होता है, अगर आपको नहीं पता तो नोट करो, जैम का TSS होता है 68.5%। जैम का TSS है 68.5%। जेली TSS कितना होता है? जेली का होता है 65। जैम से थोड़ा कम, जैम ज़्यादा मीठा होता है, 68.5% TSS, जेली 65% TSS। मुरब्बा, जैसे कि ये विंटर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, विंटर चल रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे आंवला बहुत मिल रहे हैं मार्केट में और आंवले का मुरब्बा बहुत फेमस होता है। आंवले के मुरब्बा को हम प्रिजर्व भी बोलते हैं और इसमें जो TSS होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ 68 to 70%। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 68 से 70% TSS है। लास्ट ऑप्शन है कैंडी। ये कैंडी कैसे बनती है? जब भी हम किसी फ्रूट क्रॉप को बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ शुगर सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, उसके बाद उसको ड्रेन आउट कर देते हैं, उसको निकालते हैं और उसका जितना भी एक्सेस सिरप है वो ड्रेन आउट हो जाता है और फिर हम उस प्रोडक्ट को ड्राई कर देते हैं, तब हमारी बनती है कैंडी। और कैंडी का जो TSS होता है इट इज़ अबाउट 75%। तो अब आप इजीली आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाईएस्ट TSS पूछा है, जैम 68.5, जेली 65, मुरब्बा 68 to 70% और कैंडी है 75। सबसे ज़्यादा जो है हमारा कैंडी का होता है, ठीक है। तो याद रखो कैंडी का जो TSS होता है सबसे ज़्यादा होता है हाईएस्ट। और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि किसका TSS हाई होता है। और यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोसेस प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके नाम आपको दिए जाएंगे और आपको उनका TSS बताना है। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है या फिर आपको सिंपल जैम जेली बहुत ज़्यादा फेमस है तो सीधे सीधे आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जैम का TSS कितना है, तो आपको बताना है 68.5, या जेली का कितना है 65। और इस फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका है और ऑप्शन में आपको दिए होंगे। तो इनको इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें सबके TSS वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आइए आज हम जान लेते हैं सबकी TSS वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो जैम की हमने नोट करी थी, जैम का होता है 68.5, जेली का था 65%, मुरब्बा का होता है हमारा 68 से 70% और कैंडी का सबसे ज़्यादा हाई होता है 75%। इनके अलावा हमारे और भी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो फ्रूट से बनाए जाते हैं, उनका भी हम एक बार TSS डिस्कस करते हैं। जैसे है हमारा स्क्वैश का TSS कितना होता है, नोट कर लो। स्क्वैश का जो TSS होता है इट वेरीज फ्रॉम 40 to 50%। स्क्वैश का TSS वेरी करता है 40 to 50%। इसके अलावा कॉर्डियल जो होता है ये फ्रूट के जो जूस होता है पल्प उससे मिलके बनता है कॉर्डियल, इसका TSS होता है हमारा 30%, ठीक है। शरबत में हम फ्रूट्स का जो फ्लेवर होता है वो यूज़ करते हैं और शुगर सिरप वाटर में मिक्स कर देते हैं तो जाके शरबत तैयार हो जाता है। शरबत का TSS होता है अराउंड 70%, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो TSS वो कैंडी का ही होता है। और बात करते हैं सॉस, जो हम सॉस बनाते हैं जैसे टोमेटो सॉस का TSS कितना होता है, तो सॉस का भी लगभग 30% के ही आसपास होता है। कॉर्डियल और सॉस का 30% TSS होता है।
कैचअप का TSS कितना होता है, तो यहाँ लिख देती हूँ कैचअप, टोमेटो कैचअप आप सब खाते हो, कैचअप का TSS भी ज़्यादा हाई नहीं होता, 28% होता है, ठीक है। सॉस का ज़्यादा होता है, कैचअप का थोड़ा सा कम है, ये आप याद रखो, सॉस 30% है, कैचअप का 28% है। और एक होता है नेक्टर, NECTR नेक्टर, नेक्टर भी एक ड्रिंक होती है, इसमें TSS बहुत कम होता है, इसका होता है 15%। ओके, तो सबसे कम वैल्यू जो है नेक्टर की होती है 15%, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में पूछा था सबसे हाईएस्ट TSS किसका है, दैट इज़ कैंडी, दैट इज़ 75% TSS होता है उसका। सेम क्वेश्चन अगर पूछा जाता है सबसे लोएस्ट TSS वैल्यू किसकी है, तो लोएस्ट TSS वैल्यू होता है हमारे नेक्टर का 15%। होप सो ये सारे आपने वैल्यूज नोट कर ली होंगी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन मैंगो इज़ एफिशिएंट एंड रैपिड। ये क्वेश्चन भी हाल फिलहाल किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो मैंगो का जो हम प्रोपगेशन करते हैं यानी उसको मल्टीप्लाई करते हैं, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और सबसे रैपिड एकदम जल्दी से होने वाला मेथड कौन सा है? योर ऑप्शंस आर टी बडिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, एनार्चिंग। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। एपिकोटाइल का एक नेम और है, दैट इज एपिकोटाइल और स्टोन ग्राफ्टिंग, ठीक है। एपिकोटाइल और स्टोन ग्राफ्टिंग जो हम करते हैं मैंगो में करते हैं। अगर हम बात करें बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे टी बडिंग तो पहले कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने कभी भी मैंगो में टी बडिंग तो कभी नहीं पढ़ा होगा। टी बडिंग हम जनरली करते हैं रोज़ में, एप्पल में, ठीक है। मैंगो में हम टी बडिंग करते भी नहीं है। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मैंगो में करते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग भी हम मैंगो में करते हैं, इनार्चिंग भी करते हैं हम, ठीक है। वीनियर ग्राफ्टिंग की अगर बात करें तो हमारे जो नॉर्थ इंडिया होता है ना, नॉर्थ इंडिया में तो ज़्यादातर मैंगो को हम वीनियर ग्राफ्टिंग से ही प्रोपगेट करते हैं। इनार्चिंग की अगर मैं बात करूँ तो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में मैंगो को प्रोपगेट करने के लिए इनार्चिंग मेथड यूज़ करते हैं। इनार्चिंग इतना की अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग ही होता है। और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी हम बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और रैपिड है। तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि मैंगो को प्रोपगेशन का सबसे एफिशिएंट और रैपिड मेथड कौन सा है, दैट इज़ एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग ऑल्सो नोन एज स्टोन ग्राफ्टिंग। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जो है वो है विच फ्रूट क्रॉप कैन बी मल्टीप्लाई ओनली बाय सीड्स। इन दिए गए फ्रूट क्रॉप में से कौन सा फ्रूट क्रॉप्स हैं जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओनली बाय सीड। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन की लैंग्वेज ओनली बोला गया, ओनली माने सिर्फ सीड से ही कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एसेक्सुअल मेथड भी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ सीड बीजों से ही हमें उनका मल्टीप्लाई करना है। कौन सी फ्रूट क्रॉप्स हैं? पपाया, जामुन, कॉफ़ी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपने जब भी हॉर्टिकल्चर पढ़ते हो फ्रूट क्रॉप्स में आपने कुछ स्पेसिफिक ऐसे फ्रूट्स क्रॉप्स पढ़े होंगे जिनको हम सिर्फ सीड से ही मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वी हैव ओनली वन ऑप्शन फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन ओनली बाय सीड। विदाउट सीड हम उनको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते बिकॉज उसमें कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ऐसा मौजूद नहीं है जिससे हम उनको रीजनरेट कर सकें। उनमें सिर्फ सीड्स ही होते हैं जिससे हम उनको दोबारा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। तो पूरे फ्रूट क्रॉप्स में ऐसे आपको 3-4 फल मिल जाएंगे जो सिर्फ सीड से ही मल्टीप्लाई होते हैं। पपाया को भी हम सीड से ही करते हैं क्योंकि पपाया का जो स्टेम है वो उससे हम ऐसा नहीं कि कटिंग करके या सकर्स लगा के कुछ नया बना दें, नहीं। पपाया में सिर्फ हम सीड का ही यूज़ कर सकते हैं। जामुन को हम सिर्फ सीड से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओनली सीड। कॉफ़ी को भी हम सिर्फ सीड से ही मल्टीप्लाई करते हैं। इन तीनों के अलावा एक और होता है फालसा। तो आप जल्दी से इन चारों के नाम नोट कर लो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पपाया, जामुन, कॉफ़ी, फालसा, इन सबको हम कैसे प्रोपगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड्स। यहाँ पे कोई हम ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग कुछ नहीं करते, सिर्फ सीड्स पे ही डिपेंड होते हैं और इनको हम सिर्फ सीड से ही प्रोपगेट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो उन सारे एग्जाम्पल्स को, पपाया, जामुन, कॉफ़ी एंड फालसा। तो इस वीडियो में हम बस 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने एक को रेडी कर रखा था क्वेश्चन 16 बना के, पर इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। पर आप चाहो तो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हो मुझे कमेंट में। क्वेश्चन है कि हार्डवुड
कटिंग इज़ द कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन फॉलोड इन विच क्रॉप। ठीक है, हार्डवुड कटिंग वाला मेथड किस में यूज़ होता है, पोमीग्रेनेट, बनाना, स्ट्रॉबेरी या सब में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करो, अगर आपको पता है इसका आंसर क्या है तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन्हीं लोगों के साथ जिनका अभी रिसेंटली कोई एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।